हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। एग्जाम बस बेटा अपने अगले महीने से आ ही गए हैं, मई जून वालों के। तो अच्छी तरह आपको लोगों को प्रिपरेशन करनी है, कंसेप्ट्स अच्छी तरह अपने स्ट्रॉन्ग कर लेना। अगर आपके कंसेप्ट्स अभी भी हिले पड़े हैं तो बेटा मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि आप अभी अपने कंसेप्ट पे ध्यान दो, उस पर अपना काम करो, ठीक है। कंसेप्ट बिल्डिंग पे अपना ध्यान दो, क्योंकि बेटा अगर कंसेप्ट ही हिले हुए हैं तो फिर क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो ये उसके लिए खैर मैंने डाउट सीरीज का एक यूट्यूब पे इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा। अभी ऐसे और आगे आगे टेक्निकल कंसेप्ट, ये तो डाउट्स हैं, टेक्निकल डाउट्स पे तो मैं वीडियो बनाता ही हूँ, जिन पर जनरली कोई बेटा अगर आप मैं ऐसे डाउट्स पे बनाता हूँ जो बहुत ही रेकरिंग होते हैं, इसी अटेम्प्ट में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो मुझे पता ही आगे में फिर पूछे ही जाएंगे, तो मैं इस पर वीडियो बना दी ताकि आगे आने वाला बच्चा भी इसको देख सके। या मैं बेटा बहुत डिफिकल्ट डाउट बनाता हूँ जो बहुत ही टेक्निकल होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। मैंने पहले ही बोला बेटा सैम क्लासेस में आप लोगों को कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, सारे लॉजिक्स क्लियर है, लेकिन स्टिल अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो ये वीडियोस आप लोगों की मदद कर देंगी, ठीक है। तो ये आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा ये वाला कंसेप्ट, ये इनिशिएटिव जो मैंने स्टार्ट किया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, उसको ज्वाइन करिए, ठीक है। फिर आपको कोई अगर क्वेश्चन आएगा, उस ग्रुप का क्या है पर्पस है बेटा, कोई जो क्वेश्चन आता है आप उस ग्रुप में डालिए, है ना। अगर आपकी कोई हेल्प कर देता तो ठीक है, नहीं करेगा तो बेटा मैं फिर उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसे ऐसे इस पे होता है मैं, लेकिन पहले मैं देखूंगा कि क्या ये वीडियो बनाने लायक है, सिंपल क्वेश्चन तो नहीं, अगर सिंपल है तो मैं वहीं के वहीं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आपकी बहुत मदद होगी इससे जो आपके पेपर आने वाले हैं। खैर बहरहाल बेटा ये जो क्वेश्चन मेरे पास आज एक आया है, ये मेरी जो है ये डाउट सीरीज का 13th है। वैसे तो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, इस डाउट के रिगार्डिंग मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो जनरली डाउट आया, पता नहीं स्टूडेंट्स कहाँ से डाउट उठा के ले आते हैं, तो मुझे इस पे भी डाउट ही है, पता नहीं कहाँ से किधर कौन सी किताबें वो फॉलो कर रहे हैं जहाँ से उनको ये डाउट्स मिलते हैं। बेटा कभी कभी बताओ स्टूडेंट एक ऐसा डाउट ले आता है जिससे कभी दूसरे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि क्या ये हमें पढ़ना था, ठीक है। तो बेटा ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ऐसे ही एक डाउट अभी मैं आपको बताऊंगा क्या है, ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। लेकिन पर्सनली बेटा ये मेरा ये बस मेरा रिसर्च वर्क है, आप इस पे पूरा निर्भर मत हो जाना कि सर ने कहा था, सर ने कहा था कि ये टॉपिक इतना रेलेवेंट नहीं है, तो पढ़ के मत जाना। बेटा मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, अब बच्चा पता नहीं कहाँ से लेके आया, कहाँ से उठा के लाया, बेटा मेरा काम है डाउट सॉल्व कर देना, लेकिन दायरे में। ऐसा नहीं कि बेटा आप सीपीए लेवल का डाउट उठा के ले आओ और मैं सॉल्व कर दूंगा, ऐसा नहीं है। अभी हमारा फोकस सीएमए यूएसए पे है, मैं सिर्फ सीएमए यूएसए के रेलेवेंट पे ही डाउट बनाऊंगा, ठीक है। खैर ये जो कंसेप्ट है ना, लेकिन बेटा ये मैंने बहुत ही रेयर देखा है, बहुत ही रेयर। बेटा मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं 1% बोलूंगा, 1%। मेरा रिसर्च वर्क है, मैं अगर सीएमए यूएसए का पास ट्रेंड देखूं, आप मेरा नहीं बेटा आप खुद ही कर लो, चलो रिसर्च वर्क। अगर आप सीएमए यूएसए का पास रिसर्च देखेंगे बेटा, ट्रेंड देखेंगे, ये क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल 1% है। 99% बेटा ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। सिलेबस में इन द सेंस, सिलेबस में तो हमारे एबिट एनालिसिस तो है ही बेटा, डू पॉइंट एनालिसिस तो आपने पढ़ा हुआ है ना सेक्शन ए में, ये पार्ट 2 का डाउट है, सेक्शन ए का डाउट है। एबिट ईपीएस एनालिसिस करके बेटा टॉपिक होता है, एक टॉपिक होता है बेटा एबिट ईपीएस एनालिसिस। बेटा ये आप लोगों के सीएमए यूएसए में है ही नहीं बेटा, है बहुत ही हल्का सा एक कहते हैं ना, टेस्ट करा दिया छोटा सा, बस बेटा जैसे आइसक्रीम खाने को नहीं दी, बस छोटी सी टेस्ट करा दी और ले ली वापस, ऐसा कराया आप लोगों के साथ। आपको बस इसके नाम के साथ एक इंट्रोडक्शन दे दिया, और इसके नाम पे बेटा हमने छोटे मोटे कुछ एनालिसिस हमने पढ़ लिए थे बेटा, जैसे डू पॉइंट एनालिसिस। बेटा डू पॉइंट एनालिसिस वैसे एबिट ईपीएस एनालिसिस नहीं है, ठीक है, एबिट ईपीएस एनालिसिस अलग होता है। लेकिन आपने एक हल्का फुल्का इसका नाम तो सुना ही होगा बेटा, सीएमए यूएसए में, ठीक है, कुछ किताबों में गिवन भी है इसका नाम, तो इसके बारे में गिवन है, लेकिन आज तक कभी क्वेश्चन हमने इस पर देखा नहीं बेटा सीएमए यूएसए में। लेकिन बेटा पता नहीं कौन ये स्टूडेंट कहाँ से ये वाला क्वेश्चन उठा के ले आया इस टॉपिक पे, जो मैंने आज तक कभी लाइफ में सीएमए यूएसए में नहीं देखा, ठीक है। पर्सनल लेवल पे कह रहा हूँ बेटा, इसको मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी इस बात को गांठ बांध के मत रख लेना कि सर ने कहा था, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं तो हम करके नहीं जाएंगे। बेटा आपकी मर्जी है, मैंने तो इस पर वीडियो बना दी, आप लोगों को मैं समझा दूंगा क्योंकि ये डाउट है, और एटलीस्ट इसके नाम के बारे में तो क्योंकि हमने सीएमए यूएसए में पढ़ा ही है, तो बेटा इसी फेथ पे मैंने इस पर एक वीडियो बना दी, मैंने समझा दिया कि चलो ठीक है, अगर बाय चांस अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों के पास एक ऑलरेडी वीडियो है समझाने के लिए, तभी मेरा ये पर्पस है यूट्यूब पे इसको लाने का, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का इस पर फायदा हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बेटा। इस पे मैं कंसेप्ट अगर मैं बनाने पे आऊं ना, अगर इसकी वीडियो बनाऊं तो इस पे 2 लेक्चर ले लूंगा 1 घंटे के, अगर इसको मैं समझाऊं बेटा। ये सीपी और एसीसी लेवल का कंसेप्ट है, और मैं अगर कोई सीएफए भी कर रहा है ना, सीएफए बेटा उसको भी पढ़ना ही,
अगर कोई CFA कर रहा है बेटा, मैं CFA ACC अभी तो भी नहीं बता रहा ना, लेकिन मैं अगर इस पर कंसेप्ट पढ़ाऊँ ना बेटा, तो बेटा इतना लंबा लेक्चर इस पर बन जाएगा वो, लेकिन वो फिर CPA और ACC लेवल CFA लेवल के रेलेवेंट्स हैं वो लेक्चर्स, वो भी मैं डिलीवर नहीं करूंगा, आगे फ्यूचर में देखेंगे, ठीक है। तो इस पर अगर मैं बात बताने पे आऊँ तो बेटा ये तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर, इसके अंदर बहुत सारे एनालिसिस होते हैं कि कैसे एनालिसिस करा जाता है। एबिट और EPS के बीच में बेटा एक बहुत गहरा संबंध होता है फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस को लेके। अभी बेटा सिंपल वर्ड्स में कह रहा हूँ, अभी बहुत कहानी है इसमें, वैसे भी क्वेश्चन है ये चैप्टर, ये वाला टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एज अ CMA वैसे मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि आपके CMA USM में भी छोटा सा सिलेबस इसमें होना चाहिए था। आप बोलोगे सर क्यों सिलेबस पढ़ा रहे हो, बेटा सिलेबस नहीं, आपके रियल लाइफ में काम आता। चलो कोई नहीं, आपका काम कोई एनालिसिस करना थोड़ी ना है, वो तो CFA लेवल का, CFA का काम है, कोई नहीं बेटा। अभी क्वेश्चन चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा क्या है, एक क्वेश्चन है ABC कंपनी, ठीक है भैया, एक ABC कंपनी है, पता नहीं कहां से डाउट उठा लाते हैं बच्चे भी, ठीक है। एक ABC कंपनी बेटा, उसने $1 मिलियन उसको उठाने हैं, ठीक है, $1 मिलियन बेटा, उसको $1 मिलियन की जरूरत है, चलो ठीक है, उसको $1 मिलियन की जरूरत है, आगे बोलो, उसको $1 मिलियन की जरूरत है बेटा। उसके बाद दो ऑप्शन है, उसके पास बेटा दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, या तो बेटा वो पूरा डेट से उठा ले बेटा, उसके पास दो ऑप्शन है कि या तो वो पूरा का पूरा डेट से उठा ले, 10 लाख का इसको 10 लाख में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना बेटा, 1 मिलियन को, या तो $10 लाख बेटा, या तो वो पूरा का पूरा $10 लाख डेट से उठा ले, या दूसरा ऑप्शन बेटा उसके पास एक और है कि बेटा क्या ऑप्शन है भाई बता दो, कि बेटा उसके पास 4,000 की, वो 4,000 के बॉन्ड्स इशू कर दे बेटा, 4,000 के बॉन्ड्स इशू कर दे, समझ रहे हो ना मेरी बात, 4,000 के बेटा बॉन्ड्स इशू कर दे, कितने रेट पे, अच्छा ये जो बॉन्ड्स यहाँ पे डेट से इशू करेगा ना, डेट पे इशू करेगा ये, ठीक है, डेट पे इशू करेगा, चलो वो बाद में आएंगे बेटा। दूसरा पहला ऑप्शन समझ गए, पहला ऑप्शन ये है कि पूरा का पूरा डेट से इशू कर दे, ठीक है सर। अच्छा दूसरा ऑप्शन क्या है, थोड़ा सा सेक्शन बी का भी कंसेप्ट आपको लग रहा होगा, चलो दूसरा ऑप्शन ये है भैया कि 4,000 बॉन्ड से इशू कर, मतलब 4,000 बॉन्ड इशू करते, कितने की फेस वैल्यू, बट ऑब्वियस है बेटा, कितने की फेस वैल्यू होगी, 100 की फेस वैल्यू होगी, है ना, 100 की फेस वैल्यू होगी एट 100 पार वैल्यू, है ना। 4,000 बॉन्ड्स को करेंगे और एक बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए में। अच्छा इंटरेस्ट रेट तो बता दो, इंटरेस्ट रेट है भैया 12%, ठीक है भैया, इंटरेस्ट रेट 12% है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट 12%, और जो बाकी है, बाकी बेटा प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर देंगे बेटा, कितने, अरे कितने, 6,000 बेटा, 4,000 तो आपने बॉन्ड्स इशू कर दिया 100 रुपए वाले, मतलब 10 लाख, 4 लाख तो बेटा आपने, मतलब 4 लाख, मोटा 4 लाख आपने क्या बॉन्ड से ले लिया उधार, लेकिन आपको 10 लाख की जरूरत है ना, 4 लाख आपने बॉन्ड से फाइनेंस करा लिया, बाकी 6 लाख का क्या, 6 लाख का बेटा आप क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर इशू करा दोगे, और एक प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, तो कितने प्रेफरेंस शेयर इशू करने पड़ेंगे बेटा, बड़ी कमाल की बात कर रहे हो बेटा, 6 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर से लेना है, और एक प्रेफरेंस शेयर की 100 रुपए वैल्यू, तो कितने प्रेफरेंस शेयर इशू करने पड़ेंगे, 6,000 इशू करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 6,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करने बेटा एट 100 रुपए की वैल्यू है, और इस पर डिविडेंड कितना है बेटा, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी तो होगा एट 14% है ना, हाँ जी सर 14% है। बस बेटा यहां तक क्वेश्चन में, पता है क्वेश्चन में क्या लिख दिया आगे, कैलकुलेट, क्या कह रहा था कैलकुलेट करने को, फाइनेंशियल ब्रेक इवन, बेटा बताओ ये क्या है, ये सब फाइनेंशियल ब्रेक इवन बेटा, CMA USM में वैसे आता नहीं है ये कंसेप्ट फाइनेंशियल ब्रेक इवन, ठीक है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है, ये CFA लेवल का कंसेप्ट है, ठीक है। मैं अपना अगर CFA लेवल पे अगर इस पे लेक्चर दूंगा तो आपको ये मैं कंसेप्ट डिटेल में समझाता, लेकिन ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन है बेटा, कभी तो बच्चों ने आज तक तो कभी यही नहीं सुना हुआ है फाइनेंशियल ब्रेक इवन क्या होता है। हाँ ब्रेक इवन सुना है सेक्शन C में, वो वाला ब्रेक इवन सुना है, लेकिन ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन क्या होता है बेटा, ये कुछ नहीं होता, ये एक एबिट EPS एनालिसिस का एक छोटा सा पार्ट है फाइनेंशियल ब्रेक इवन। बेटा अगर आप लोगों को ये वीडियो नहीं देखनी तो आप लोगों की मर्जी, आप मत देखो, इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि देखो, लेकिन मैं आप मुझे मत ब्लेम करना कि ये कंसेप्ट नहीं है। देखो मैंने CMA USM में कभी भी ये कंसेप्ट आज तक देखा नहीं है फाइनेंशियल ब्रेक इवन का, ठीक है, पता नहीं कहां से उठा लाते हैं क्वेश्चन। देखो बेटा मैं तो आप लोगों को ये बोलूंगा, जहां से अभी आप कोई क्वेश्चंस करते हैं ना, मैं पहले आपको एक सजेशन दूंगा, जहां से भी आप क्वेश्चन करते हैं मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, जो आपके रेलेवेंट स्टडी मटेरियल्स है ना, वहां से स्टडी आप करिए। देखिए जैसे CMA USA का अगर कोई स्टडी मटेरियल आपके पास है, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स है ना, उनके मॉक पेपर्स करिए बेटा। मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगा, अगर आप कोई थर्ड पार्टी इधर उधर से कर रहे हो बेटा, तो बेटा ऐसी फिर आपको चीजें मिलेंगी मिलने को, तो आप अपने आप को ही कंफ्यूज कर दोगे। अब जैसे ये बच्चा कंफ्यूज हो गया, डरा हुआ है कि सर देखो ये कैसे क्वेश्चन है, तो मैंने उसको यही बोला, ये जनरली पेपर में आता नहीं है, लेकिन अब पता नहीं कहाँ से उठा लाया, अभी दूसरे बच्चों को भी इसने सर्कुलेट कर दिया बेटा। अब दूसरे बच्चे भी डरे हुए हैं इसके चक्कर में, यार ये क्वेश्चन आता ही नहीं आता, उसने भी दूसरे ग्रुप्स में भी भेज दिया।
तो बेटा इससे दूसरे बच्चे भी डर जाएंगे, है ना। तो फिर मैंने कहा चलो इस पर डाउट ही बना देते, क्लियर ही कर देते, एटलीस्ट चलो एक ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ, अगर किसी को देखना है वो यहाँ पे देख लेगा। लेकिन बाय चांस जनरली ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है सी में यूएस में। ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन आपके वैसे सिलेबस में है नहीं, ठीक है, लेकिन बेटा फिर भी इसको कर लो, ठीक है, अगर ये आ ही गया तो ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को ये सजेशन देता हूँ कि आप अपना जो रेलेवेंट स्टडी मटेरियल है उसी के आसपास बेटा घूमो, ठीक है, इधर उधर ना जाओ। कैलकुलेट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, बेटा बस अभी आपको यहाँ तक बता दिया। अब ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है ये आपको बता देता हूँ। बेटा फाइनेंशियल हटा दो, फाइनेंशियल वर्ड हटाओ। ब्रेक इवन क्या होता है? ब्रेक इवन बेटा एक वो कंडीशन होती है जहां ना आपको प्रॉफिट होता है ना आपको लॉस होता है, मतलब आप बीच के बन जाते हो, मतलब लागत टू लागत रिकवर करते हो। बेटा फाइनेंशियल ब्रेक इवन क्या होता है? ब्रेक इवन क्या होता है? ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जहां पे आप अपनी बस लागत ही लागत रिकवर करते हो, मतलब ना लॉस में जाते हो लेकिन प्रॉफिट में भी नहीं आते। मतलब सोचो धंधे में 50,000 रुपए लगाए, 50,000 ही वापस आ गए, तो इसको बेटा ब्रेक इवन बोलेंगे। आपने ना प्रॉफिट कमाया ना लॉस में गए, घाटे में भी नहीं गए, ठीक है, इसको ब्रेक इवन बोलते हैं। लेकिन अगर इसके हाथ में हम अगर फाइनेंशियल वर्ड लगा देते हैं तो बेटा यहाँ पे थोड़ी सी कहानी ट्विस्ट हो जाती है। कंसेप्ट वही रहेगा ब्रेक इवन, बस फाइनेंशियल आ जाता है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन मतलब बेटा फाइनेंशियल ब्रेक इवन मतलब एक ऐसा पॉइंट एट विच बेटा एक ऐसा पॉइंट एट विच एक ऐसा पॉइंट होगा एट विच जब आप अपनी एबिट में से इंटरेस्ट माइनस करोगे और अगर कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है, बस बेटा इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड होता है मतलब फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, बेटा फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं। इंटरेस्ट या प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे तो बेटा जो आपकी, इसको थोड़ा सा यहां से मिटा देते हैं, है ना बेटा, जब आप माइनस करोगे आपका यहाँ पे आंसर जीरो आ जाएगा, मतलब आपकी जो ईपीएस आएगी वो जीरो आनी चाहिए। वो जो आपकी आंसर जीरो बेटा मतलब इसकी एबिट में से जब आप इंटरेस्ट प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा? एक तरीके से वही तो आता है, क्या आता है बेटा, अरे क्या बोलते हैं उसको, पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना। पीएटी भी छोड़ो यार, नेट इनकम बोलते हैं ना, नेट इनकम। अरे नेट इनकम क्या होती है? शेयर होल्डर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है नेट इनकम बोलते हैं ना। सेक्शन ए में भूल गए, बेसिक ईपीएस पढ़ा था, कैसे निकालते थे बेसिक ईपीएस? नेट इनकम अपॉन वैंस को, याद है ना? अरे वैंस को भूल गए, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर होल्डर कॉमन इक्विटी, वही, ठीक है। तो वो क्या होता था बेटा, एबिट होता था, उसमें से पहले इंटरेस्ट माइनस कर देते थे, फिर टैक्स माइनस करते थे, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते थे, फिर जो प्रॉफिट बचता था वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांट देते थे। तो बेटा फिर जब आप उसको नंबर ऑफ द शेयर होल्डर से डिवाइड करोगे तो आपकी नेट इनकम जीरो आ जाएगी, और जब नेट इनकम ही जीरो आ जाएगी तो बेटा आपकी ईपीएस भी जीरो आ जाएगी। बस एक छोटा सा ट्रेलर है बेटा ये एबिट ईपीएस एनालिसिस का, इसे कहते हैं एबिट ईपीएस एनालिसिस। यहाँ पे देखो ब्रेक इवन हो गया ना, जीरो मतलब एक इतने फाइनेंशियल, मतलब आप कोई भी खर्चा लो, आप कोई भी डेट से पैसा उठाओ, प्रेफरेंस से उठाओ, आप जो भी इस पर खर्चा दे रहे हो वो खर्चा इतना हो जाए कि जब वो खर्चा मिला के इतना हो जाए कि जब आप उसे अपने एबिट में से माइनस करते हो आपकी ईपीएस जीरो आ जाएगी, मतलब ब्रेक इवन हो जाएगा। ब्रेक इवन बेटा ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है बेटा, ना यहाँ पे ईपीएस आपकी नेगेटिव में जा रही है ना प्लस में जा रही है, नेट इनकम ना प्लस में ना माइनस में, है ना, लॉस में ना प्रॉफिट में, जीरो पे, तो इसको ब्रेक इवन बोलते हैं। आई होप बेटा अभी कंसेप्ट समझोगे, बस इतना सा था बेटा, लेकिन ये आपके सीएफए लेवल का कंसेप्ट था एक्चुअली, ठीक है। कुछ स्टूडेंट शायद मिसअंडरस्टैंड, पता नहीं दूसरी कोर्स भी कर रहे होंगे, उसका कोर्स का आंसर पूछ लिया यहाँ पे, चलो कोई नहीं, ठीक है। फिर भी आपको बेटा अगर समझना है तो समझ लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एबिट ईपीएस समझे बेटा, मतलब एक फाइनेंशियल ब्रेक इवन कुछ भी नहीं होता बेटा, वो एक ऐसा पॉइंट होता है जब उसमें आप अपने फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, मतलब इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड, बेटा जनरली जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है वो एक फिक्स फाइनेंशियल चार्ज नहीं होता, वो सुओ मोटो बेसिस पे है, मतलब आपकी मर्जी है आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देना नहीं देना, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी से पैसा प्रेफरेंस डिविडेंड पे उठा लिया तो देना तो पड़ेगा ही ना। तो चलो, तो उसको हम फाइनेंशियल चार्ज, तो फिक्स फाइनेंशियल चार्ज नहीं बोलेंगे, फाइनेंशियल चार्जेस बोलेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल चार्ज, फिक्स फाइनेंशियल चार्ज बोलना बिल्कुल गलत है, ठीक है, फाइनेंशियल चार्ज बोलेंगे। फिर से बोलता बेटा, इसको लिख लेना, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे आपके जो टोटल फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं डेट के और प्रेफरेंस डिविडेंड के, उसको जब आप मिला के एबिट में से माइनस कर देते हो, उससे आपकी नेट इनकम जीरो आ जाएगी और उससे फिर आपकी ईपीएस जीरो आ जाएगी। मतलब सीधी बात में बोलूं, एक ऐसा पॉइंट जब आप अपने फाइनेंशियल चार्जेस माइनस कर देते हो एबिट में से, सीधा आपकी ईपीएस ही जीरो आ जाएगी बेटा।
ना प्लस में ना माइनस में, सीधा जीरो, ब्रेक इवन होनी चाहिए बस बेटा। अब इस क्वेश्चन में निकालना है, बताओ वो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। पहला ए का निकालो और फिर दूसरा बी का निकालो। बेटा निकाल देते हैं, कंसेप्ट समझे। वैसा मुझे लगता है अगर ये मैं ना भी कराऊं ना, ये आप खुद कर लोगे क्योंकि मैंने आपको इतना कंसेप्ट ये पढ़ा दिया, ठीक है। चलो बेटा डेट का क्या सीन था, उसने पहला ऑप्शन ये बोला था कि पूरा का पूरा डेट से उठा लो भैया। तो भाई पूरा का पूरा का डेट से उठा लेंगे एट 100 रुपीज की फेस वैल्यू। तो बेटा कितने बॉन्ड्स इशू करने पड़ेंगे इसको, 10,000 बॉन्ड्स इशू करने पड़ेंगे, ठीक है। 10,000 बॉन्ड्स इशू करने पड़ेंगे उसको, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट क्या है, 12% एट 12% ब्याज पे। चलो देखते हैं बेटा, पहला ऑप्शन निकालते हैं। पहला ऑप्शन, पहले का आंसर निकाल लो बेटा। किताब अपने क्वेश्चन अपने सामने रख लो, पहला किताब लिखो बेटा। अगर वो सारा का सारा डेट से उठाता है, मुझे बात बताओ, वो सारा का सारा 10 लाख रुपए डेट से उठाता है, 10 लाख डॉलर है, सॉरी 10 लाख डॉलर बेटा, वो सारा का सारा अपने डेट से उठाता है। अब मुझे आप एक बात बताओ, सारा का सारा वो अपने डेट से उठाता है 10 लाख डॉलर। तो अब मुझे एक बात बताओ, वो जो 10 लाख डॉलर उसके पास आ गए, वो क्या उसके फोकट में आ गए बेटा? उसने कहां से उठाया? पब्लिक से। पब्लिक उसकी सगी है जो उसको फोकट में पैसा दे देगी 10 लाख डॉलर? नहीं, कुछ मांगेगी ना। तो बेटा कुछ मांगेगी तो आपको देना पड़ेगा ना, आपको देना पड़ेगा। तो आपका खर्चा हो गया ना, उसी खर्चे को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। तो बेटा बताओ ना वो क्या इंटरेस्ट है, बताओ ना इंटरेस्ट क्या है, कितना है? 10 लाख डॉलर आपने उठा लिए, 12% का आपका खर्चा है उस पर, तो बेटा कितना हो गया? 1,20,000। तो बेटा 1,20,000 ही है आपका फिक्स फाइनेंशियल चार्ज, ओ फाइनेंशियल चार्ज। बेटा एबिट का अगर मैं सीधा सीधा फॉर्मूला बोलूं ना, एबिट का सॉरी फाइनेंशियल ब्रेक इवन का, इसको लिख लेना अगर आपको लिखना है तो। फाइनेंशियल ब्रेक इवन का बेटा जो फॉर्मूला होता है ना, वो कुछ नहीं होता, वो टोटल फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं, टोटल फाइनेंशियल चार्जेस। यहाँ पे ए केस में तो बेटा उसने प्रेफरेंस से तो उठाया नहीं, सारा का सारा डेट से उठा लिया। तो इसका जो भी फाइनेंशियल चार्ज था वही तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन है। नहीं मानते? प्रूव कर देता हूं। देखो अगर देखो 1,20,000 आ गया, बड़े ध्यान से सुनो। इसका मतलब अगर आपकी एबिट अगर आपकी 1,20,000 की है, ठीक है। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, अगर आपका 1,20,000 का आता है, अब बेटा इसमें से देखो इंटरेस्ट माइनस करो, इंटरेस्ट कितने का है? 1,20,000। बेटा देखो आ गया ना आपका आंसर, ये नेट इनकम जीरो आ गई। देखो अब नेट इनकम जीरो आ गई। तो देखो ये कुछ नहीं होता, देखो। और एफबी का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल फाइनेंशियल चार्जेस। मतलब ये जो फाइनेंशियल चार्ज होगी बेटा, यही तो एबिट है। मतलब वो ये बता रहा है कि कितना एटलीस्ट एबिट होना चाहिए जिसमें हम अपने इंटरेस्ट माइनस कर दें, अपना प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दें, आपकी ईपीएस जीरो आ जाएगी। देखो ना, अगर हमारी एबिट अगर 1,20,000 की हो जाएगी पहले के केस में, तो बेटा इंटरेस्ट जैसे आप 1,20,000 माइनस करोगे, आंसर जीरो आ जाएगा। लॉजिक है बेटा, इसमें कुछ है ही नहीं कंसेप्ट समझने को। ऐसे है तो देखो कुछ भी नहीं था इस कंसेप्ट में। एक सोचो अगर आपकी है, देखो अगर 1,20,000 आपका फिक्स ये फाइनेंशियल चार्ज अगर इंटरेस्ट आ जाता है, इसका मतलब अगर आपकी एबिट 1,20,000 की हो जाएगी, तो आप इंटरेस्ट जब माइनस करोगे तो आपकी ईपीएस जीरो आ जाएगी। तो बेटा ये तो मैंने पहले का आंसर आपको दे दिया। अब मैं आपको दूसरे का दिखाता हूं। चलो बेटा दूसरे का निकालते हैं। दूसरे का बेटा कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं है बेटा, दूसरे का निकाल लेते हैं। दूसरे का निकालते हैं बेटा, कैसे निकलेगा? वही पहले इसका निकालो फिर इसका निकालो, दोनों को जोड़ देंगे बेटा, आंसर खत्म। ये कुछ था बताओ इसमें? पता नहीं हमारे सीएमआई यूएसए में क्यों नहीं है। चलो 4,000 बेटा। अब दूसरे वाले केस में लेकिन स्टोरी अलग है। उसने 10,000 बॉन्ड्स इशू नहीं करे, उसने 40,000 बॉन्ड्स इशू करे। मतलब उसने पब्लिक से बॉन्ड्स पे कितना पैसा उठाया है? 4 लाख उठाया बेटा। उसने बॉन्ड्स पे 4 लाख उठाया ना, 4,000 बॉन्ड्स इशू करे और एक बॉन्ड कितने रुपए का है? 100 डॉलर का। तो कितने हो गए? 4 लाख डॉलर उसने उठा लिए बेटा। उसने 4 लाख डॉलर उठा लिए। अच्छा 4 लाख डॉलर उठाए, उसको ब्याज कितना दे रहा है? 12% दे रहा है। तो कितना हो गया? इस पर निकालते हैं, ये हो गया 84,000 हो गया बेटा। नहीं 84,000 नहीं हुआ, 48,000 हो गया। 48,000 हो गया बेटा। लेकिन बेटा उसने एक चार्ज और दे रहा है बेटा, वो ये चार्ज तो देगा। टोटल पैसा 10 लाख उठाया, लेकिन 10 लाख पे सिर्फ यही वाला कॉस्ट थोड़ी ना दे रहा है बेटा, वो प्रेफरेंस डिविडेंड के नाम पे 14% भी तो दे रहा है। तो इसका भी कैलकुलेट करो। अच्छा पहले इसका डिविडेंड मुझे बताओ कितना है बेटा? ये हो गया 6 लाख। 6 लाख उठाया ना इसने प्रेफरेंस के नाम से, 6 लाख इसने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से उठाया, उनको डिविडेंड कितना दे रहा है? 14%। तो 6 लाख का 14% निकाल लो बेटा, कितना हो गया? 6 लाख का 14%, 84,000 हो गया, 84,000 हो गया बेटा। 84,000 हो गया। अब बेटा इन दोनों को ऐड कर लो, आपका आ गया। गलत हो जाएगा आंसर अगर ऐसा कर दिया तो। सर क्या हो गया? आपने बोला तो था सर इसके फाइनेंशियल चार्ज इसका फाइनेंशियल चार्ज ऐड करो, हो तो गया बेटा। यहां तक आपने बिल्कुल ठीक करा था, यहां तक ये बॉन्ड वाला। लेकिन इसमें छोटा सा आप एक जगह चूक गए बेटा, एक जगह छोटा सा चूक गए। अब क्या सर? बेटा मुझे एक बात बताओ, ये जो ये होता है इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट का खर्चा होता है, ये टैक्स से पहले होता है या टैक्स के बाद होता है?
सर समझे नहीं बेटा, ये जो इंटरेस्ट का खर्चा आप एबिट में से माइनस करते हो, टैक्स से पहले करते हो या टैक्स के बाद करते हो? मतलब आपको एबिट निकालनी है ना, आपको ये ऐसी एबिट निकालनी है जिसमें से आप इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे, आपका आंसर 0 आ जाए ईपीएस। तो बेटा इंटरेस्ट, मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट वो एबिट से, मतलब वो इंटरेस्ट जो है आप जो डेबिट करते हो वो टैक्स से पहले करते हो या टैक्स के बाद करते हो? सर बट ऑब्वियसली टैक्स देने से पहले इंटरेस्ट का खर्चा डेबिट करते हैं। तो बेटा ये तो आप पहले करते हो, है ना, पहले करते हो, प्रायर करते हो। लेकिन बेटा मुझे एक बात बताओ, ये जो डिविडेंड देते हो ये बिफोर टैक्स देते हो या आफ्टर टैक्स देते हो? बेटा डिविडेंड दिया जाता है मालिक लोगों को, मतलब शेयर होल्डर्स को, और ये दिया जाता है सरकार को टैक्स देने के बाद। बेटा ये दिया जाता है आफ्टर टैक्स। तो बेटा एबिट कैसे निकलेगी? एबिट तो बेटा, एबिट की फुल फॉर्म क्या है बेटा? एबिट कैसे निकलेगी? एबिट में तो बेटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है। चलो इंटरेस्ट तो चलो इंटरेस्ट तो चलो टैक्स से पहले, इंटरेस्ट तो चलो टैक्स से पहले, उसमें हमारा काम चल जाएगा 48,000। लेकिन बेटा ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है ये तो टैक्स के बाद है, ये तो यहाँ पे है। चलो इंटरेस्ट तो फिर भी टैक्स से पहले है, लेकिन बेटा ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है बेटा ये तो टैक्स के बाद है। तो बेटा आपको इसको टैक्स से पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड बेटा ये तो टैक्स से पहले देते हो ना, लेकिन हमको तो बेटा गधे घोड़े एक साथ हो गए, तो ये भी हो गया ये भी हो गया, ऐसा तो लाइकनेस नहीं है ना ये तो। मतलब यहाँ पे बेटा ये तो देखो आलू है या टमाटर है, कैसे कंपैरिजन होगा? हमको एबिट में कन्वर्ट करना है ना बेटा। एबिट होती है इंटरेस्ट और टैक्स से पहले। एबिट जो निकाली जाती है बेटा वो तो टैक्स से पहले निकाली जाती है ना। अरे सर समझ गए, मतलब इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट वो तो टैक्स से पहले है, यहाँ पे बढ़िया है, लेकिन ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो तो टैक्स से पहले दिया जाता है। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, बस इस प्रेफरेंस डिविडेंड को बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना है। मतलब इसमें जो टैक्स माइनस था उस टैक्स को आपको ऐड बैक करना है। इसमें से टैक्स माइनस था ना बेटा, टैक्स ऐड बैक कर दो। कैसे करोगे बेटा? 84,000 है, 84,000 है। अच्छा टैक्स रेट कितने का? टैक्स रेट है कितने परसेंट का? टैक्स रेट भैया 40% का है। टैक्स रेट बेटा 40% का है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, टैक्स रेट है 40% का, टैक्स रेट 40% का है। अब आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो बेटा 100% पे, कैसे करोगे? 40% का टैक्स रेट है बेटा, इसको 100% में कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ ना। यूनिटरी मेथड बेटा, बचपन से यूनिटरी मेथड पढ़ा बेटा। 40% पे 84,000 है, तो बेटा 100% पे कितना होगा? यही तो है बेटा। 40% पे आपके 84,000 की वैल्यू आ गई, तो बेटा 100% पे कितनी वैल्यू होगी? ये तो आपको पता ही है यार, ये सब मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, 84,000 है बेटा, 40% का टैक्स रेट है, 84,000 है बेटा। 100 हमको तो 40% का टैक्स रेट है, लेकिन मुझे इसका 100% निकालना है, इसका 100% निकालना है। तो निकाल लो बेटा, देखो कैसे करोगे। 84,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 40, ये आंसर आपके आ गया बेटा 2,20,000, 2,10,000। बेटा अगर आपको प्रूफ करना है तो देखो इसमें से एक बार 40% माइनस कर लो, 84,000 आ गया आपका, ठीक है। चलो गलती तो नहीं हो गई, गलती हो गई बेटा, ये कुछ गड़बड़ हो गई। कुछ गलती कर रहा हूं बेटा। ये 60 है, ये 60 है बेटा, 40 पता नहीं यहाँ क्यों लिखी है। 60% है ना बेटा, 60% आपको मिला ना। अरे 100% की एक इनकम थी, सॉरी बेटा मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। एक 100% की इनकम थी बेटा, लेकिन उसमें से 40% तो सरकार ही ले गई। आपके खाते में कितनी आई? 60%। तो आपके हाथ में 60% आई ना, तो वो 60% की वैल्यू कितनी है? 84,000। बेटा आपके हाथ में आफ्टर टैक्स कितना आया? 84,000 आया ना, 84,000 आया, तो 60% की वैल्यू है। लेकिन हमको उसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना है, तो बेटा दोबारा 100% निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? 84,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 100, आगे बेटा 1,40,000। तो 1,40,000 है, ये सोचो कुछ बहुत बड़ा अमाउंट आ रहा है, सॉरी बेटा, ठीक है गलती से हो गया। तो 1,40,000 आंसर आ गया बेटा, 1,40,000। अच्छा मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, अगर आपके पास ये नॉर्मल कैलकुलेटर है, देखो आपको ये एमयू फंक्शन आता है, इसको बोलते हैं मार्कअप फंक्शन। देखो 80,000 की तो 84,000 की आपकी इनकम थी, इस पे मार्कअप डालो 40%, मतलब उसमें अगर एक ऐसी इनकम जिसमें से मैं 40% लेस करूं, 84,000 आ जाएगा, तो वो ओरिजिनल अमाउंट कितना था? 40% डालो, 1,40,000 अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ये टीडीएस वगैरह कैलकुलेशन में काम आती है। चलो बेटा मैंने आपको बता दिया, देखो इंटरेस्ट तो वैसे ही बिफोर टैक्स था, ये तो हो गया।
ये जो क्या था, ये अपना प्रेफरेंस डिविडेंड, ये प्रेफरेंस डिविडेंड लेकिन आफ्टर टैक्स था। बेटा दुविधा समझे, इसको बस हमें बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना था। तो बेटा वो तो हो गया, बच्चों वाला काम तो कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब बेटा इसको और इसको ऐड कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, ये हो गया 1,88,000। बेटा 1,88,000 है इसका आंसर। अब प्रूफ करके दिखाता हूं बेटा, इसको माइनस अभी सब हटा देते हैं, ठीक है। प्रूफ करके दिखाते हैं बेटा, देखते हैं क्या सच में ऐसा है। बेटा अगर एबिट अगर आपकी 1,88,000 होगी, चलो देखते हैं, ईपीएस जीरो आना चाहिए, ईपीएस जीरो आना चाहिए, मतलब नेट इनकम जीरो आनी चाहिए लास्ट में। अगर एबिट आपकी 1,88,000 की होगी तो बेटा इंटरेस्ट हम माइनस कर देते हैं इसमें, है ना। इंटरेस्ट माइनस कर ले तो इंटरेस्ट कितने का था, इंटरेस्ट था भैया 48,000, ठीक है भैया। तो 48,000 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो बेटा 1,40,000 हो गया, लेस टैक्स। बेटा टैक्स करना पड़ेगा ना, डिविडेंड एकदम से माइनस नहीं कर सकते, टैक्स भी तो माइनस करोगे। टैक्स कितना बेटा, टैक्स है, अरे कितना था, 40% टैक्स था, इसमें से 40% माइनस करोगे तो 84,000 आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब बेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, पता है ना बेटा, ये सब तो पढ़ी रखा है पार्ट 1 में, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे बेटा, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आता है, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था, देखो बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आ गया था, ये रहा 84,000 माइनस करो बेटा, आंसर आ गया 0। नेट इनकम 0 आ गई बेटा। जब नेट इनकम ही 0 आ गई तो बेटा, जब नेट इनकम ही 0 आ गई तो फिर बेटा ईपीएस ही 0 आएगा, ईपीएस भी 0 आएगा। कैसे बेटा, ये भी बताना पड़ेगा, देखो कैसे। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ईपीएस इज इक्वल टू नेट इनकम, या बेटा सीधा सीधा लिखूं, इनकम अवेलेबल टू शेयर होल्डर अपॉन, यही होता है ना, यही होता है ना फॉर्मूला। अब बेटा देखो नेट इनकम अवेलेबल टू शेयर होल्डर कितनी है, 0, तो 0 अपॉन जितने भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होंगे, बेटा आंसर आ गया 0, ईपीएस 0 आ गई। मतलब एक ऐसी एबिट, मतलब इतनी एबिट, कितनी एबिट, 1,88,000 की अगर एबिट होगी, जब ये इंटरेस्ट का खर्चा और प्रेफरेंस का खर्चा होगा तो बेटा आपकी ईपीएस 0 आ जाएगी। तो मतलब एटलीस्ट आपको अपनी एबिट कितनी रखनी पड़ेगी फाइनेंशियल ब्रेक इवन करने के लिए, 1,88,000 अगर आप बाहर से पैसा उठा रहे हो डेट और प्रेफरेंस के कॉम्बो में। तो बेटा आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको बेटा ये कंसेप्ट वैसे तो वैसे समझ में आ गया, मुझे पता है, ठीक है। इससे ज्यादा सिंपल वे में और कोई इसको समझा ही नहीं सकता, ठीक है। बाकी बेटा अगर आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, एज अ फाइनेंशियल नॉलेज के लिए आपने चलो समझ लिया, ठीक है। ये बहुत ही रेयर कंसेप्ट है जो एक सीएमए यूएसए में शायद दिख जाए, मुझे तो लगता नहीं आगे भी शायद ये इतना आएगा, ठीक है। खैर बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।